मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस। वैसे तो टेंस को आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आपको टेंस के बारे में बहुत सी बातें पता भी है, लेकिन आज की क्लास में हम टेंस के बारे में उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज की हमारी क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक टेंस की पहली स्लाइड के साथ। हम सभी जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हम जानते हैं हर टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कौन कौन से 4 भाग होते हैं? जैसे प्रेजेंट के देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट पहला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार 4 भाग पास्ट के होते हैं, 4 भाग फ्यूचर के होते हैं। अब देखिए किस प्रकार टेंस के बारे में प्रश्न आते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले हम एक बार टेंस का ऊपर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस को आप देखना, प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हिंदी में कैसे होते हैं, यहाँ देखना, मैं काम करता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ये सब किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। हम पैसिव वॉइस और सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ तो एक वचन वर्ब लगेगी, यानी एस या ईएस लगेगा। और बहुवचन वर्ब है, बहुवचन अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई और यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मैं काम करता हूँ का जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो क्या होता है? आई वर्क। आई के साथ वर्क कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि आई को हम एक बहुवचन के तौर पर यूज करते हैं। तो आई वर्क। हमें पता है सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। लेकिन जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंस की बात करेंगे, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? सिंपल प्रेजेंट में डू और डज लगती है। कौन सी लगती है? या तो डू या डज, और दोनों के साथ वर्ब की क्या आती है? बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर साधारण वाक्य है उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू और डज। तो क्या वाक्य बन गया? आई वर्क। फिर दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। यानी कोई काम चालू रहता है। कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार, यानी कोई काम अभी चल रहा है, उसके बारे में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखना यहाँ लिख रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, यानी अभी जारी है कोई काम, तब इसका क्या बन जाएगा? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर प्लस एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। इज आर एम के साथ हमेशा आईएनजी ही आएगी। अगर इज आर एम बिना आईएनजी के आ रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा इज आर एम के साथ आईएनजी लगी हुई मिलेगी। तो मैं काम कर रहा हूँ का क्या बन जाएगा? आई के साथ क्या लगना है? आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। आई के साथ एम लगता तो आई एम वर्किंग, वर्क में आईएनजी लगा दी तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। तीसरा टेंस देखना प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कोई मैं काम कर चुका हूँ। देख, कोई काम कर चुका हूँ यानी कोई काम पूरा हो चुका है। तब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? या तो हैज लगती है या हैव लगती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई के साथ हैव लगता है, एक वचन के साथ हैज लगता है। अब देखो आई के साथ हैव लगा दिया, आई हैव वर्कड। वर्कड क्या है? वर्क की थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव वर्कड। एक वचन के साथ हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव लगता है। इसी प्रकार लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम कुछ समय से चल रहा है, यानी इसमें
समय दिया हुआ होता है फॉर और सिंस का प्रयोग भी होता है। फॉर और सिंस का प्रयोग होता है यानी कोई समय दिया हुआ होता है कि कोई काम कब से चल रहा है। तो ये देखना, मैं काम कर रहा हूँ, कुछ समय से कर रहा हूँ, तो इसमें क्या लगता है, जो हैज और हैव आए थे उनके आगे बीन लग जाता है प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाता है। तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव के साथ बीन और लगा दो, आई हैव बीन वर्किंग। यानी इसमें परफेक्ट का भी होता है और कंटिन्यूस दोनों मिक्स होते हैं। तो कंटिन्यूस की तो इसमें आईएनजी आ जाती है और परफेक्ट के इसमें हैज और हैव आते हैं, जिसके आगे हमें अपनी तरफ से बीन लगाना है। तो देखो प्रेजेंट टेंस हमें याद रखने के लिए तो बस इतना ही है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज आर एम प्लस आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन हैव बीन प्लस आई एन जी। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। इसी तरह पास्ट टेंस है यानी भूतकाल में कोई काम हो रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस क्या था, मैंने काम किया, यानी मैं कोई काम पहले कर चुका हूँ, जो पास्ट की बातें हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में तो लगी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई वर्कड, वर्कड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो आई वर्कड, मैंने काम किया। जब सिंपल पास्ट में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसमें लगता है डिड। डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में डिड का प्रयोग होगा, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज और वर लगेगी, वर्ब में आईएनजी तो लगेगा। तो इसमें दे रखा है मैं काम कर रहा था, तो आई के साथ एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर, तो आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। पास्ट की बातें हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इजार में लग रहे थे प्लस आईएनजी, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में देखना, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या था, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं काम कर चुका था, यानी आई हैड वर्कड, वर्कड फिर थर्ड फॉर्म आई है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही है, कोई कुछ समय से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग, यानी हैड के साथ बीन लगा दो प्लस आईएनजी लगा दो। तो प्रेजेंट और पास्ट की बातें हो चुकी है पूरी। एक बार इन दोनों को आप दोबारा देख लो। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रश्नवाचक और नकारात्मक में प्रेजेंट में लगता है डू और डज, पास्ट में लगता है डिड। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में लगता है इज आर एम प्लस आईएनजी, पास्ट में लगता है वाज वर प्लस आईएनजी। परफेक्ट में लगता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैड बीन प्लस आईएनजी। अब लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें शैल और विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, शैल और विल का। आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। वैसे अगर शैल और विल दोनों आए तब आपको आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ ही विल का ही प्रयोग होता है। तो देखना, मैं काम करूंगा भविष्य की बातें हैं, तो आई के साथ विल लगा दो या आई के साथ शैल लगाना है। आई शैल वर्क, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसमें आएगा विल बी और शैल बी, यानी बी लग जाएगा। क्या लगेगा, बी लग जाएगा, तो विल बी या शैल बी। आई विल बी वर्किंग। तीसरा परफेक्ट में देखो विल तो आई रखा है, विल के साथ हैव और लगा दो, विल हैव, तो आई विल हैव वर्कड, और इसमें विल हैव बीन वर्किंग। सेम वही बातें हैं, पहले फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर लास्ट में आईएनजी आएगी। देखो फ्यूचर सिंपल में है विल और शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। लेकिन इसमें विल लगा रखा है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल लगता है। कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी, परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस आईएनजी।
ये थे 3 टेंस जिनके चारों भाग थे। हमने इनके साथ इनके हिंदी भी पढ़े हैं, प्लस इनके इंग्लिश भी बना के देखे हैं, और सारी हेल्पिंग वर्ब की भी हमने बात की है। वैसे देखा जाए तो टेंस इसी एक ही स्लाइड में पूरा हो गया है। इतनी ही हेल्पिंग वर्ब थी, इतनी ही वर्ब थी, और इसी प्रकार पूरे टेंस होता है। एक ही स्लाइड में आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि एग्जाम में आप प्रश्न किस प्रकार सही कर सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, यानी हम इनको थोड़ा खोल कर पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमें पता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है साधारण वाक्यों के अंदर। सबसे पहले आप 2 वाक्य देखना। पहला तो देखना सी गो टू स्कूल, दूसरा है सी गोज टू स्कूल। दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। यानी सब्जेक्ट के बाद में एक तो सी के बाद में वर्ब आई है गो, एक आई है गोइज, तो गो आएगी या गोइज आएगी। यानी ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, नीचे फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। तो सी गो टू स्कूल एक गलत वाक्य है, यहाँ पहले क्रॉस पे लगा रखा है हमने। जो करेक्ट वाक्य है वो क्या है, सी गोइज टू स्कूल। क्यों आया, क्योंकि सी क्या है, सी सब्जेक्ट है, वो कैसा है, एक वचन है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, एक वचन वर्ब आएगी। और एक वचन वर्ब कौन सी होती है, वह वर्ब जिसमें एस या ईएस लगता है वो एक वचन होती है। बिना एस या ईएस लगने वाली जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो बहुवचन रूप में होती है। तो सी के साथ क्या लगेगा, गोइज लगेगा। तो दूसरा वाला वाक्य सही है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट तीनों एक वचन है, प्लस नेम, किसी का नेम होगा वो भी एक वचन होगा। इनके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब देखो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। आई, वी यानी तो होता ही हम है, वी बहुवचन है, वी यानी हम। आई, यू, दे यानी वे, ये भी बहुवचन है, के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। यानी आई और यू के साथ भी कैसी वर्ब लगेगी, बिना एस या ईएस वाली वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी आई, यू, वी, दे और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में डू और डज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब। तो डू और डज कहाँ लगती है, देखो एक वचन के साथ तो डज का प्रयोग करो, बहुवचन के साथ डू। ये आई और यू वाला सब में बहुवचन मानकर चलना, तब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई और यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हम पढ़ भी चुके हैं, एक बार दोबारा पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट के मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कैसे वाक्य पूछे जाते हैं। एक तो आता है डेली रूटीन, यानी डेली रूटीन के कोई कार्य होते हैं या हमारी हैबिट्स या आदत जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आती है। एक वाक्य देखना, ही गेट्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठता है, यानी उसकी आदत की बात हो रही है, इसलिए ही के साथ गेट्स में एस लग गया, क्योंकि ही क्या है, एक वचन है। तो डेली रूटीन की कोई बात हो या कोई हैबिट्स की बात हो, उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। दूसरा देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कोई सार्वभौमिक सत्य बात हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, यानी कोई वैज्ञानिक तथ्य हो जो हमेशा सही रहते हैं। सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं, जो हमेशा सही होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट हो, इनके साथ भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ बातें होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। दो दैसन एक वचन था, तो वर्ब भी कैसी आई, एक वचन आई, राइजेज लगा दी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अब वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो हमने इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। वाटर एक वचन था तो बॉइल्स का प्रयोग कर दिया। अब आप समझ चुके होंगे, डेली रूटीन की बात हो या कोई हैबिट्स की बात हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है।
तीसरी देखना नियमित क्रियाएं, वही बात है डेली रूटीन वाली क्रियाएं होती है। नियमित क्रियाएं यानी रेगुलर एक्शन होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो नियमित क्रियाएं होती है जो बार बार की जाती है, डेली की जाती है, डेली रूटीन की बात होती है, उनमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। जैसे देखो आई गो टू स्कूल एवरी डे, शब्द क्या आया है लास्ट में, एवरी डे यानी हर दिन, हमेशा यानी फ्रीक्वेंसी बता रहा है एंड डेली की बात कर रहा है। तो आई के साथ गो क्यों आया, क्योंकि आई को हम बहुवचन रूप में लेते हैं तो आई के साथ गो आती है। आई और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा देखना सी ऑलवेज, ऑलवेज क्या होती है, हमेशा, हमेशा की बात कर रहा है यानी नियमित क्रियाएं हैं। टेल्स द ट्रूथ, सी एक वचन था तो टेल का क्या कर दिया, एस या ई एस लगा दिया, सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। ये एवरी डे, ये ऑलवेज, ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, हमें नियमित क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। आगे देखना आई यूजुअली वॉक टू वर्क, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है यूजुअली यानी सामान्यतया, ये भी एक ऑलवेज की तरह ही बता रहे हैं। एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली, ये सारे वर्ड हमेशा सिंपल प्रेजेंट को बताते हैं। आगे देखना चौथा नियम क्या है, शेड्यूल वर्क यानी टाइम टेबल बेस्ड, यानी कोई टाइम टेबल बेस्ड है या कोई फिक्स शेड्यूल वर्क है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखो द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, फिक्स टाइम थे तो एट प्रीपोजिशन लगा है। अब देखो द ट्रेन के जाने का फिक्स समय है, कितना है, 5 बजे है, तो हमने इसमें भी कौन सी वर्ब का एस या ई एस लगा है, एक वचन था तो हमने इसमें भी किसका यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। अब आप देखना चाहे डेली रूटीन की बात हो, चाहे हैबिट्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, साइंटिफिक फैक्ट की बात हो, नियमित क्रियाएं होने वाली जिसपे एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली जैसे शब्द आए, या फिर शेड्यूल वर्क यानी टाइम टेबल बेस्ड कोई भी काम हो, उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 देखना इंट्रोडक्टिव वर्ब होती है कुछ, जैसे एक तो वर्ब देखना से यानी कहना, टेल टेल यानी बताना, नो और बिलीव। देखना इंट्रोडक्टिव वर्ब होती है, से हो गई, टेल हो गई, नो हो गई, बिलीव हो गई। इनके बाद में अगर दैट क्लोज आए यानी दैट लगे के आगे वाला वाक्य लिखा जाए तब प्रेजेंट टेंस ही आता है। एक एग्जांपल देखना तब आप समझ जाओगे कौन सा होता है दैट क्लोज वाला। इसमें देखो पीपल से, पीपल से आ गई ना, से क्या है, इंट्रोडक्टिव वर्ब है, यहाँ दैट क्लोज आया है, दैट के पहले से वर्ब आई है, तो आगे जो भी लिखा जाएगा ना वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। तो होनेस्टी के आगे जो पेज आ रहा है वो कैसी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग रहा है। दूसरा टीचर बिलीव, बिलीव आ गया, इंट्रोडक्टिव वर्ब है प्लस दैट क्लोज आया है, तो हार्ड वर्क ब्रिंग्स, देखो ये ब्रिंग्स में क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया है। तो देखना जब भी ये वर्ब आए ना, से आए, टेल आए, नो आए, बिलीव आए और इनके बाद में दैट का प्रयोग हो, तो जो आगे टेंस आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, वो हमें सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना है। रूल नंबर 6 देखना कंडीशनल सेंटेंस होता है यानी शर्त वाले वाक्य। इसमें अगर इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट आता है, यानी इफ क्लोज जो होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट आता है। जैसे देखो इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ वाले क्लोज में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो देन यानी जब दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस में पूछा जा सकता है ये, यानी ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यानी आपको जब सीक्वेंस ऑफ टेंस का प्रश्न आएगा उसमें ऐसे ही वाक्य पूछे जाते हैं कि पहले क्लोज में कोई टेंस लग रहा है तो दूसरे क्लोज में कौन सा टेंस लगेगा। तो देखो इफ क्लोज वाले में पहले क्लोज में जब सिंपल प्रेजेंट आता है तो आगे वाले में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी सिंपल फ्यूचर आता है। देखना इफ यू वर्क हार्ड, इफ के साथ यू के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इफ इट रेन्स, इट के साथ एस लगा हुआ है क्योंकि इट एक वचन था, तो इफ के साथ दोनों में कौन सा टेंस यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। अब आगे वाले में कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर आएगा, तो वी विल पास, देखो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वी विल स्टे इनसाइड। याद रखना कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ क्लोज या इफ क्लोज सिंपल प्रेजेंट में आता है तो जो आगे वाला क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में आता है। अगर एग्जामिनर आपको
आगे वाले क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे तो आपको पहले क्लोज में जो इफ वाला क्लोज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। अगर एग्जामिनर आपको पहले वाले क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस दे दे, आगे आपसे ऑप्शन भरवाए, तो आपको वहाँ विल लगाना है। आप समझ चुके होंगे इफ क्लोज वाले में पहले जो इफ वाला क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है और आगे वाले क्लोज सिंपल फ्यूचर में आता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7 देखना, यदि कोई कार्य भविष्य में होगा लेकिन पहले से तय है। देखो कोई कार्य भविष्य में होगा लेकिन पहले से तय है, अपने पहले नियम पढ़ा है ना, यानी फिक्स्ड बेस्ड प्लान यानी टाइम बेस्ड प्लान जो होता है पहले से शेड्यूल फिक्स होता है। यानी कोई कार्य भविष्य में होगा लेकिन पहले से तय है। ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, कार्यक्रम हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, का शेड्यूल हो सकता है। यानी ट्रेन, बस, कार्यक्रम, परीक्षा आदि का शेड्यूल हो सकता है, कोई समय सारणी हो सकती है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। एक बार देख लो ये फिक्स्ड वाले कौन से होते हैं, ये आपको देखने में फ्यूचर लगेंगे लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाएंगे। देखो ट्रेन, फ्लाइट, बस का शेड्यूल हो सकता है, एग्जामिनेशन का प्रोग्राम हो सकता है, इवेंट हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, फिक्स्ड प्लान हो सकते हैं। एक जो समाचार पत्रों के शीर्षक होते हैं यानी समाचार पत्र में जो हेडलाइन आती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आती है। अभी आप देख लेना, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये फिक्स शेड्यूल वाला है यानी ट्रेन का टाइम टेबल है, तो इस किस में लिख दिया, सिंपल प्रेजेंट में लिख दिया। द एग्ज़ाम स्टार्ट्स ऑन मंडे, एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रही है, मंडे से स्टार्ट हो रही है। वैसे तो फ्यूचर की बात है लेकिन पहले से तय है तो हमने क्या लगाया यहाँ, स्टार्ट्स लगाया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। द प्रेसिडेंट विजिट्स जयपुर टुमोरो, देखो टुमोरो एक फ्यूचर टेंस को बता रहा है कि फ्यूचर टेंस है, लेकिन प्रेसिडेंट विजिट जयपुर टुमोरो यानी ये पहले से फिक्स है, इसलिए इसमें भी किसका यूज किया है हमने, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है। इंडिया विंस द मैच, ये एक हेडलाइन थी अखबार में, इंडिया विंस द मैच, यानी जो समाचार पत्र का शीर्षक होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर मीट्स फ्रेंच प्रेसिडेंट, ये भी एक हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, यह भी किस में लिखी गई है, सिंपल प्रेजेंट में लिखी गई है। यानी भविष्य में कोई कार्य होगा लेकिन पहले से तय है, उसके लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। चाहे उसमें ट्रेन, फ्लाइट या बस का शेड्यूल हो, परीक्षा का कार्यक्रम हो, इवेंट, मीटिंग, कोई फिक्स प्लान हो या समाचार पत्र की हेडलाइन हो, उन सभी में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अब देखो एडवर्ब, अब एडवर्ब कौन सी होती है जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो कौन कौन सी आएगी, ऑलवेज, एक तो ऑलवेज शब्द आपको मिल जाए तब आपको पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी सामान्यतः, ऑफन यानी अक्सर, समटाइम्स यानी कभी कभी, सेल्डम यानी शायद ही कभी, रेयरली यानी बहुत कम, नेवर यानी कभी नहीं। ये नेगेटिव सेंस देता है लेकिन इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में होता है। फिर देखो फ्रेक्वेंटली यानी बार बार, ओकेजनली यानी कभी कभार आदि। इसके अलावा कौन से शब्द आ सकते हैं, डेली, एवरीडे, एट नाइट, इन द मॉर्निंग, ऑन संडे। ये सारी एडवर्ब आपको सिंपल प्रेजेंट में देखने को मिलती है। एक बार दोबारा देख लेना, ऑलवेज, यूजुअली, ओपन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर, फ्रेक्वेंटली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, एट नाइट, इन द मॉर्निंग, ऑन संडे। अब आप सिंपल प्रेजेंट को आसानी से सब कुछ नियमों के साथ समझ चुके हैं। एग्ज़ाम में हमेशा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नियम हैं। तो आपको इन नियमों को याद रखना है। कोई भी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा तो कौन से नियम के अनुसार लग रहा है, ऑलवेज, यूजुअली, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमें पता है इज आर एम लगेंगे, प्लस वर्ब में आई एन जी आएगा। इस अब देखो कोई कार्य जो अभी हो रहा है यानी कोई कार्य अभी चल रहा है, जैसे देखो सी इज रीडिंग ए बुक नाउ, इसमें नाउ यानी अभी, कोई काम अभी चल रहा है। ये नाउ का प्रयोग किसमें होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इज लगा है एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, आर आई के साथ एम, और आई एन जी वर्ब में हमेशा लगेगी। अगर इज आर एम बिना आई एन जी के आ रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या इज के बाद में अगर वर्ब की
थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये हमें पता है। दूसरा देखो, अस्थायी कार्य, यानी कोई टेम्पररी एक्शन हो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे देखो, आई एम स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस दिस वीक, ये एक अस्थायी कार्य है, मैं अपने इसी सप्ताह अंकल के घर रुकने वाला हूँ। तो आई के साथ एम लगाया प्लस स्टेइंग ING लगा दी, यानी कोई कार्य जो अभी हो रहा है प्लस अस्थायी कार्य के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। रूल नंबर थर्ड देखना, ऑलवेज। अब देखो, उसमें ऑलवेज एडवर्ब थी सिंपल प्रेजेंट की। अब कंटिन्यूअस में भी ऑलवेज का यूज़ होता है, कब होता है? अब देखो, ऑलवेज प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आए तो ये क्या बताता है? जब ऑलवेज वहाँ तो आदत बता रहा था, ये नेगेटिव हैबिट बताता है, यानी नकारात्मक आदतें जो होती है उनको बताता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखी जाती है। देखना इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें देखो, ये जो ऑलवेज है ये आपको हेल्पिंग वर्ब और जो ING वर्ब है उसके बीच में देखने को मिलेगा, उसमें तो बीच में नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें ऑलवेज हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब और ING वर्ब के बीच में देखने को मिलेगा। जब बीच में मिल जाए तब आप समझ लेना ये ऑलवेज तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला है, लेकिन ये पूछा कम जाता है, आपको ऑलवेज में सिंपल प्रेजेंट वाला ही पूछा जाएगा। तो इसमें देखो, सी इज़ ऑलवेज कमिंग लेट, वो हमेशा ही लेट आता है। ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग, वह चिल्लाता है। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING शिकायत या चिड़चिड़ापन को दर्शाता है। ये एडवर्ब इजारम और मैन वर्ब के बीच में आते हैं। वैसे तो ऑलवेज एडवर्ब है जो वो सिंपल प्रेजेंट की है, लेकिन जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगी तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आएगी। तब आपको देख लेना है कि इसके अंदर तो कौन सा टेंस है, इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी आपको ऑलवेज दे दिया जाए और दोनों तरफ आपके रिक्त स्थान भरवाए जाए तो आप देख लेना कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब रूल नंबर 4 देखना, स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है। कुछ स्टेटिव वर्ब होती है उनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। वो स्टेटिव वर्ब्स कौन सी आप देख लेना। एक उदाहरण देखो, आई एम नोइंग द आंसर, ये गलत उदाहरण है, इसका होता है सही आई नो द आंसर, क्योंकि ये जो नोइंग है ये होता ही नहीं, इसमें ING नहीं लगती क्योंकि ये कभी कंटिन्यूअस में नहीं होती। तो ये वर्ब कौन सी है जिसमें ING नहीं लगता? तो ये वर्ब आप यहाँ देख लेना, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, वांट, लाइक, लव, हेट, बिलोंग, ओवन। ये वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब है, इनके साथ कभी ING नहीं लगता। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में देखने को मिलेगी आपको। तो देखो, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, वांट, लाइक, लव, हेट, बिलोंग, ओवन, ये स्टेटिव वर्ब है जो कभी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखना, नज़दीकी भविष्य की योजना हो, कोई फ्यूचर प्लान हो। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर प्लान तो सिंपल प्रेजेंट में आ रहा था, हमने उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा था, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है उसकी भी हम बात करेंगे। नज़दीक भविष्य की योजना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ सकती है। जैसे देखो, वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, सेम ही था, वहाँ सिंपल प्रेजेंट में था, यहाँ टुमारो वही शब्द है और यहाँ इसको लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो याद रखें, सिंपल प्रेजेंट तब जब कोई बदलाव नहीं हो सकता, यानी कोई प्लान फिक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तब तो लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब लगाना है? जब योजना हमारी खुद की है और समय तो तय हो चुका है लेकिन योजना हमारी है, हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। दोबारा देखना, सार्वजनिक रूप से तय है, यानी कोई पब्लिक फिक्स्ड प्रोग्राम है किसी का तो वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। यानी पब्लिक फिक्स्ड है तो यानी कोई पहले से निर्धारित है पब्लिक प्रोग्राम, तो वो तो फिक्स है, होना ही है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में लिखो। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ये पहले से ही निर्धारित है इसलिए इसको लिख दिया सिंपल प्रेजेंट में। अब दूसरा देखो, जिसमें हमारी निजी योजना है यानी अस्थायी है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। जैसे देखो, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स टुमारो, मैं अपने दोस्त के साथ कल मीटिंग करूँगा, यही हो रहा है। तो दोस्त के साथ मीटिंग है, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं इसको कैंसिल भी कर दूंगा या आगे भी कर सकता हूं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई सार्वजनिक प्रोग्राम है उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। अब समझ चुके होंगे इन दोनों बातों को आप। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कौन कौन सी एडवर्ब है उनके बारे में आप एक बार देख लो।
पहली है नाउ। हमेशा देखो जब भी आपको वाक्य के अंत में नाउ मिले तब आप समझ जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ यानी अभी, एट द मोमेंट मिल जाए यानी इस क्षण पर, टुडे मिल जाए या टू नाइट मिल जाए, टुडे टू नाइट, या दिस वीक मिल जाए, दिस मंथ मिल जाए, या दीज डेज मिल जाए, इन दिनों। ये सारी एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। देखो दोबारा देख लो, स्पेशल है नाउ और एट द मोमेंट। नाउ मिल जाए, एट द मोमेंट मिल जाए, टुडे मिल जाए, टू नाइट मिल जाए, दिस वीक, दिस मंथ, या दीज डेज मिल जाए, ये सारी वर्ब। तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में या शुरू में होता है। अब देखो ऑलवेज वो तो बीच में आ रहे थे, लेकिन नाउ, एट दिस मोमेंट, टुडे, टू नाइट, दिस वीक, मंथ, ये सारी दीज डेज ये है या तो वाक्य के अंत में आएंगे या वाक्य के शुरुआत में आएंगे। तो देखो आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट नाउ, इसमें क्या आया है, लास्ट में नाउ आया है, तो हमें पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एट दिस मोमेंट दे आर ट्रेवलिंग टू उदयपुर, हमें पता चला एट द मोमेंट आया है, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये वाक्य के अंत में आएंगे या शुरुआत में आएंगे, याद रखना। नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, टू नाइट, दिस वीक, दिस मंथ, दीज डेज। आप समझ चुके होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। आगे चलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, या जिसका प्रभाव वर्तमान पर हो, या जो कार्य अतीत में कभी हुआ हो पर इस समय में निश्चित नहीं हो। यानी कोई या तो पहले कोई कार्य हुआ हो जिसका समय निश्चित नहीं हो, लेकिन या कोई अभी भी कार्य हुआ है जिसका प्रभाव वर्तमान में है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और इसमें लगाते हैं हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वचन के साथ हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो नियम पढ़ लेते हैं। जस्ट कंप्लीट वर्क, यानी देखो जस्ट कंप्लीट, जस्ट को याद रख लेना, अभी अभी पूर्ण हुआ है, कोई कार्य अभी जस्ट ही पूर्ण हुआ है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आई हैव जस्ट ईटन लंच, इसमें देखो जस्ट आया भी है, आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैंने अभी अभी ही लंच किया है, तो आई के साथ हैव लगा दिया प्लस ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। यानी कोई कार्य अभी भी पूर्ण हुआ है उसमें जस्ट आपको देखने को मिल सकता है। रूल नंबर 2 देखना, वर्क हुज रिजल्ट इज स्टिल रिलेवेंट, यानी कोई कार्य अभी अभी हुआ है या थोड़े दिन पहले हुआ था, उसका प्रभाव वर्तमान में है। देखो सी हैज़ ब्रोकन हर लेग, उसकी जो टांग टूट गई तो अभी तक टूटी हुई है, यानी उसका प्रभाव वर्तमान में है। तो हैज़ ब्रोकन, हैज़ के प्लस सी के साथ हैज़ लगा, ब्रोकन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यानी दो देखना है आपको, तो या तो कोई कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, या ऐसा कोई कार्य जो पहले पूर्ण हुआ था उसका वर्तमान में प्रभाव है। दोनों बातें समझ आ गई। रूल नंबर 3, लाइफ एक्सपीरियंस। देखो टाइम नोट फिक्स होता है, कोई जीवन का अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है, कोई जीवन का अनुभव, कभी, कभी नहीं, एक बार, कई बार, ऐसा कोई जीवन का अनुभव हो जिसमें ये बातें आए कि कभी या कभी नहीं, एक बार या कई बार। देखना, आई हैव विजिटेड जयपुर ट्विस, मैं जयपुर 2 बार गया हूँ, 1 बार गया हूँ, कई बार गया हूँ, ऐसे यानी ट्विस यानी 2 बार। तो आई के साथ हैव प्लस विजिटेड यानी थर्ड फॉर्म। यानी जब लाइफ एक्सपीरियंस की बात आई, मैं वहाँ कई बार गया हूँ, मैं वहाँ कभी नहीं गया, मैं वहाँ 1 बार गया हूँ या 2 बार गया हूँ, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब रूल नंबर 4 देखना, एक्शन विद सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है। कब होता है, स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यू टिल नाउ। वैसे तो ये सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी कई बार सिंस और फॉर का यूज होता है। कब होता है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है या उसका प्रभाव अभी तक है। देखना, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, शी हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2020। यानी सिंस और फॉर का प्रयोग हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं।
यानी वह यहाँ 5 साल से रह रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी जारी है। इसमें देखो इस ऑफिस में 2020 से काम कर रहा है, पहले से कर रहा है, अभी तक जारी है, तो इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। इसमें देखो एक तो आया है फोर, एक आया है सिंस। हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है, यानी फिक्स टाइम होता है, जैसे 2020 के लिए फिक्स टाइम के लिए तो किसका यूज़ करते हैं, सिंस का करते हैं। और अवधि होती है 5 साल 2 साल, उनके लिए फोर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी एडवर्ब होती है वो देख लो। एक तो जस्ट देखने को मिलेगा आपको, एक ऑलरेडी आपको देखने को मिल सकता है, नेवर एवर मिल सकते हैं। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और मैन वर्ब के बीच में आते हैं। अब आप कहते हो कि ये नेवर है, ये तो प्रेजेंट सिंपल में भी आ रहा था, लेकिन देखो जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, एवर ये हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब के बीच मिलेंगे। जैसे कंटिन्यूअस के बीच में ऑलवेज मिल रहा था ना, उसी प्रकार ये भी मिलने वाले हैं। जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, एवर ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में मिलेंगे, और बीच में आपको मिल जाए तब आप सोच लेना ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, एवर याद रखना ये शब्द। इसमें जस्ट और ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा देखो येट, ये येट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। येट आ जाए, बिफोर आ जाए, वंस आ जाए, ट्विस आ जाए, मैनी टाइम्स आ जाए, ये वाक्य के हमेशा लास्ट में आएंगे। ये जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, एवर तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आएंगे, जबकि येट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ट्विस आ जाए, बिफोर आ जाए, वंस आ जाए, मैनी टाइम्स आ जाए, ये वाक्य के आखिर में आते हैं। देख लो कैसे आते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश, देखो हैव और फिनिश के बीच में क्या आया, जस्ट। शी हैज़ ऑलरेडी गॉन, बीच में आया है दोनों के। हैव नॉट सबमिटेड फ्रॉम येट, देखो येट आया है लास्ट में। शी हैज़ बीन देयर, ट्विस पे आया है लास्ट में। तो येट, बिफोर, वंस, ट्विस, मैनी टाइम्स हमेशा वाक्य के अंत में मिलेंगे, जबकि जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर हमेशा मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच मिलेंगे। तब आप सोच लेना ये तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमें हैज और हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आगे चलते हैं। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो अतीत में किसी समय शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। जो नियम प्रेजेंट परफेक्ट में आया था ना सिंस और फॉर का, वो रियली में इसका नियम है, और हाल ही में समाप्त हुआ हो लेकिन प्रभाव अब भी है, वही नियम है इसका। यानी रियली में सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें हमेशा सिंस और फॉर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें तो वो एक अपवाद के तौर पर यूज होता है। अब देखना सब्जेक्ट लगेगा, इसमें हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, लास्ट में आपको सिंस और फॉर के साथ टाइम भी देखने को मिलेगा। देख लेते हैं। देखो आई हैव बीन, हैव के साथ बीन लगा है प्लस आईएनजी लगा है, फॉर 10 ईयर्स, अवधि के लिए 10 फॉर लगता है। ही हैज़ बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2015, यानी फिक्स टाइम के लिए सिंस, अवधि के लिए फॉर। तो इसमें ही के साथ हैज़ लग गया, आई के साथ हैव बीन लग गया, आईएनजी वर्ब लग गई। सी हैज़ बीन क्राइंग, आंखें लाल है, असर दिखता है, यानी उसका सी हैज़, वो अभी भी रो रही थी तो उसकी आंखें लाल है तो उसका असर अभी भी है। तो इसमें भी हम लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैज़ बीन प्लस आईएनजी। अब देखो सिंस कब लगता है, निश्चित समय के लिए लगता है, जैसे सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस 2020 हो गया, सिंस 8 AM हो गया। फॉर कब लगता है, अवधि के लिए लगता है, फॉर 2 आवर्स हो गया, फॉर मैनी ईयर्स हो गया, फॉर ए वीक हो गया। सिंस और फॉर आपने प्रीपोजिशन में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं मैंने, तो अब दोबारा एक बार रिविजन हो गया। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सिंस और फॉर देखने को मिलेगा, तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी लगा देना। रूल नंबर 3 देखना, रिपीटेड टेम्पररी एक्शन बार बार का अस्थायी कार्य होता है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखो दे हैव बीन विजिटिंग अस रेगुलरली, कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, रेगुलरली, दे हैव बीन विजिटिंग अस फ्रेक्वेंटली आ रहा है, वी हैव बीन कॉलिंग यू ऑल डे। देखो रेगुलरली, फ्रेक्वेंटली, ऑल डे। अब देखो इसकी एडवर्ब कौन सी है, सिंस या फॉर, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी नहीं, सारे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उन सब में सिंस या फॉर देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या मिल सकता है,
जैसे लेटली मिल सकता है, रिसेंटली मिल सकता है, ये एल मिलेगा इन सब में। ऑल डे मिल सकता है, ऑल वीक मिल सकता है, द होल टाइम मिल सकता है, और ये वाक्य के हमेशा अंत में आते हैं। सिंस और फॉर के आगे तो टाइम आता है, लेकिन लेटली, रिसेंटली, ऑल द डे, ऑल वीक, द होल टाइम ये हमेशा वाक्य के अंत में मिलेंगे। और जो एल वाई वाला मिल जाए तब आप सोच लेना ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी इसमें लगा सकते हैं, वरना आपको देखना है कि सिंस या फोर आ रहा है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने की 99% संभावना है। कई बार परफेक्ट टेंस भी लगा देते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस को सारे नियमों के साथ पढ़ चुके हैं। अब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे। तो याद करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट का हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सिंपल पास्ट देखना आप, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर पूर्ण हो चुके होते हैं। इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसके रूल देख लेना। भूतकाल में कोई निश्चित कार्य पूरा हुआ है, यानी कोई कार्य भूतकाल में हुआ है, उसके लिए सिंपल पास्ट है। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। ये यस्टरडे क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी काम पहले पूरा हो चुका है। तो हमने आई के साथ क्या लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। सी कोल्ड मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। ये लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये दोनों शब्द हमें सिंपल पास्ट को परिभाषित कर रहे हैं। हमने दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। रूल नंबर 2 देखना। कोई पूर्व आदत या बार बार की क्रिया, भूतकाल में बार बार होने वाला कार्य या आदत, यानी कोई कार्य जो भूतकाल में बार बार होने वाली कार्य है या आदत है, उसके लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। कई बार यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, लेकिन यूज्ड टू का यूज बिना किए भी हम सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं भूतकाल में बार बार होने वाले कार्य या आदत के लिए। देखना। वी प्लेड इन दिस पार्क एवरी डे, मैं इस पार्क में हमेशा खेलता हूँ। तो ये से तो एवरी डे आ रहा है, आप देखो कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये भूतकाल में यानी बार बार होने वाली क्रिया को दर्शा रहा है, इसलिए इसके अंदर हम सिंपल पास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना ये अपवाद वाले, तो उसमें या तो आपको देखो ये फर्स्ट फॉर्म वहाँ देखने को नहीं मिलेगी, जब वो पास्ट का सेकंड फॉर्म यूज करवाएगा तब आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा कि आपको ये नियम याद है ना कि दो में लगता है, तो दोनों एक साथ तो वो नहीं देगा। तो वी वॉक टू स्कूल व्हेन वी आर किड्स, मैं स्कूल जाया करता था जब मैं बच्चा था। तो देखो इसमें सेकंड फॉर्म आई है, आगे भी वाज और वर आया है। तो भूतकाल में कोई बार बार होने वाला कार्य या आदत था, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो इसमें दूसरे वाले में देखो सही समझ में आ रहा है। वी वॉकड टू स्कूल व्हेन वी आर किड्स, जब हम बच्चे थे तब, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। तब हम स्कूल जाया करते थे, यानी भूतकाल की बार बार होने वाली क्रिया को दर्शा रहा है। तो एक तो यस्टरडे, लास्ट नाइट ऐसे शब्द मिलेंगे, या भूतकाल की कोई बार बार होने वाला कार्य आपको देखने को मिलेगा। तीसरा देखना, इम्पोर्टेंट नियम है। दो भूतकालीन कार्य हो एक के बाद एक, किसी वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं, एक दोनों ही भूतकाल में हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहा है, तब क्या करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस में इस नियम की पूछे जाने की 100% संभावना है। देखो जब दो काम एक के बाद एक हुए हो और दोनों में ही सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, जब दो काम एक के बाद एक हुए हो तो दोनों में सिंपल पास्ट का यूज होता है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड दूसरे में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी दो कार्य हुए हो, दोनों हुए हो, तो दोनों के साथ हम सिंपल पास्ट के साथ जाते हैं। देखना, ही ओपन्ड द डोर एंड वेंट आउट, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। तो ओपन सेकंड फॉर्म लगाई, वेंट आउट, वेंट भी सेकंड फॉर्म लगाई। देखो ही ओपन्ड द डोर एंड वेंट आउट, दोनों में किसका यूज किया, सेकंड फॉर्म का, यानी सिंपल पास्ट टेंस का। आई फिनिश्ड माई वर्क एंड लेफ्ट द ऑफिस, मैंने अपना काम पूरा किया और मैं ऑफिस से चला गया। तो फिनिश्ड और लेफ्ट दोनों ही क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब दो भूतकालीन कार्य हो और एक के बाद एक हुआ हो तो उन दोनों में हम सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं, यानी हम उन दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। आगे चलते हैं।
अब देखो भूतकालीन समय के साथ हमेशा सिंपल पास्ट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। वैसे जब वाक्य में आपको यस्टरडे दिखे, अगो यानी पहले दिखे, लास्ट नाइट दिखे, लास्ट वीक दिखे, लास्ट ईयर दिखे, इन 2010 दिखे, व्हेन आई वाज, ऐसे शब्द दिखे ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट या अन्य टेंस नहीं आता है, केवल सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करें। यस्टरडे दिख जाए, अगो दिख जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2010, व्हेन आई वाज, ऐसे जब भी आपको वाक्य के अंत में दिखे या कहीं भी दिखे तब आप सिंपल पास्ट का यूज़ करें, क्योंकि ये सारे शब्द हैं वो हमें हमेशा भूतकालीन समय को दर्शाते हैं। रूल नंबर 5 देखना, व्हेन और व्हील के साथ दो क्रियाएं होती है। ये व्हेन और व्हील के साथ सीक्वेंस ऑफ टेंस में पूछा जा सकता है जब दो क्रियाएं एक ही समय में हो रही हो। अब देखो जब दो क्रियाएं एक ही समय में हो रही हो, व्हील के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, व्हेन के बाद अक्सर सिंपल पास्ट टेंस आता है। जब दो क्रियाएं हो रही हो तो व्हील के बाद तो हमेशा क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, व्हेन के बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। देखो व्हील आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग, देखो व्हील के साथ क्या आया है, वाज ईटिंग आया है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है। ही कॉल्ड मी, दूसरे टेंस में किसका यूज़ हुआ है, इसमें सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। यानी व्हील वाले में पहले देखो आई वाज ईटिंग, जब व्हील के साथ पास्ट कंटिन्यूस आया है, आगे वाले में हमने सिंपल पास्ट का यूज कर दिया है, ही कॉल्ड मी। यहाँ देखो व्हेन वाले में देखो, व्हेन आई इंटर्ड, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का यूज किया है, दे वर डांसिंग, तो आगे हमने पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर दिया है। व्हेन और व्हील याद रखना, व्हील के साथ तो ING वाला आता है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस होता है, व्हेन के साथ सिंपल पास्ट आता है, आगे वाले में दोनों चेंज कर दो, व्हील वाले में आगे वाले सिंपल पास्ट कर दो, व्हेन वाले में आगे वाला पास्ट कंटिन्यूस कर दो। इस नियम को आप समझ चुके होंगे, व्हेन या व्हील वाला। रूल नंबर 6 देखना, क्वेश्चन और नेगेटिव में डिड के साथ जब डिड आ जाए तो उसके बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे देखो शी डिड नॉट, नकारात्मक वाक्य है तो डिड नॉट के आगे जो ईट आया है वो कैसी वर्ब आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7 देखना, जब कल्पना की बात हो, असंभव स्थिति की बात हो या सुझाव व्यक्त किया जाता है तब इफ वाले वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी जब कल्पना की बात हो यानी इफ वाले वाक्य, असंभव स्थिति की बात हो या सुझाव व्यक्त किया जाता है तो इफ वाले वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। लेकिन ध्यान दें, सिंपल पास्ट दिखने के बावजूद ये वाक्य भूतकाल के नहीं होते बल्कि वर्तमान में असंभव स्थिति को दर्शाते हैं। ये सिंपल पास्ट में भी दिखते हैं लेकिन ये भूतकाल के नहीं होते बल्कि वर्तमान में ये असंभव स्थिति को दर्शाते हैं। वाक्य देखना, याद रखने वाली बात भी देखेंगे, दोनों ही बात करेंगे। देखो इफ क्लोज हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब मैन क्लोज में क्या आएगा, अगर इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैन क्लोज में क्या आएगा, या तो वुड आएगा या कुड आएगा या माइट आएगा, इनके साथ वर्ब, ये तो मॉडल हैं इसलिए इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब आप कहोगे कि ये जो इफ वाला वाक्य है वो तो हमने प्रेजेंट में पढ़े हैं, प्रेजेंट और इसकी दोनों ही बात कर रहे हैं। देखो अब इफ वाले वाक्य अगर प्रेजेंट में आ जाए तब एक तरफ तो इफ के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आगे क्या लगेगा, विल लगेगा। याद है आपको, अगर इफ वाले वाक्य में पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है पर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो आगे क्या लगेगा, विल लगेगा। अब देखो इफ वाले वाक्य में अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो आगे क्या लगेगा, ये विल किस में बदल जाएगा, वुड में। वुड क्या होता है, पास्ट टेंस ही तो होता है विल का, तो वुड कुड माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों याद रखना, इफ वाले वाक्य बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आगे विल लगाओ, अगर सेकंड फॉर्म है तो आगे वुड कुड माइट लगा सकते हैं या लगाते ही हैं, लगा क्या सकते हैं। तो अगर आपको एक वाक्य में वुड दे दे और पीछे वाक्य वर्ब है तब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगला आगे वाले वाक्य में विल दे दे और पीछे रिक्त स्थान छोड़े तो आपको इसमें फर्स्ट फॉर्म भरनी है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखो आई के साथ भी वर्ब का प्रयोग होता है। आई की इस कल्पना वाले वाक्यों में आई के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। देखो इफ आई हैड ए कार आई वुड ड्राइव टू वर्क, अगर मेरी कार होती तो मैं खुद चला जाता।
ध्यान से देखना। इफ आई हैड ए कार ही वुड ड्राइव टू वर्क। अगर मेरी कार होती तो मैं खुद चला जाता। इफ वाला वाक्य है। यहाँ देखो यह हैड है, यहाँ हैड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का काम कर रही है हैड। तो आई हैड ए कार, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या लगा दिया, वुड लगा दिया। देखो सी वर हियर, सी कुड, यहाँ कुड लगा दिया। अगर वह यहाँ होती तो वह मदद कर सकती थी। इफ सी वर हियर सी कुड हेल्प अस। देखो वाज की भी सेकंड फॉर्म देखना चाहें तो वर हो सकती है। यहाँ वर, वैसे भी सभी के साथ वर ही लगता है कल्पना वाले वाक्य में, तो वर आ जाए तो आगे कुड वुड इनका यूज़ करते हैं। कभी आप विल का यूज़ मत कर देना। वर सभी सब्जेक्ट के साथ आता है जब कल्पना की बात हो। वर सभी सब्जेक्ट के साथ आता है जब कल्पना की बात हो। आप तो ये याद रखो, हैड और जो वर होता है वो सेकंड फॉर्म को मान लो जब कल्पना वाले वाक्य की बात हो, तो ये सेकंड फॉर्म का काम करते हैं। हैड आ जाएगा या वर आ जाएगा, दोनों को याद रखना। दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेंगे, होते भी सेकंड फॉर्म ही है वैसे, तो इनको याद रख के लिखना। आगे वुड कुड माइट ये आ जाएंगे। अगर प्रेजेंट में इफ वाला वाक्य आए तो इधर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उधर विल का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उस कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी विशेष समय पर चल रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखो इसमें वाज और वर का यूज होता है। एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर। तो आई ही सी इट के साथ वर, आई ही सी इट के साथ वाज, यू वी दे के साथ वर का यूज होता है। इसमें देखना आई के साथ वर नहीं बल्कि वाज का यूज हुआ है। यू के साथ तो अभी भी वर ही चल रहा है, वरना हम क्या कर रहे थे, आई के साथ हमेशा बहुवचन वाला लगा रहे थे, लेकिन यहाँ आई के साथ हमेशा वाज का यूज होगा, यू के साथ वर का यूज होगा। तो देख लो आई ही सी इट के साथ वाज, यू वी दे के साथ वर का यूज होता है। वैसे देखना चाहो तो एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर। इसके रूल देख लेना। भूतकाल में कोई काम उस समय चल रहा था, जैसे आई वाज बाथिंग, वाज लगा दिया, आई एन जी लगा दी एट 7 AM। रूल नंबर 2 देखना, किसी समय विशेष में चल रही क्रिया। देखो यस्टरडे एट 5 PM, यस्टरडे ने बता दिया कि पास्ट टेंस है, एट 5 PM। आई वाज टीचिंग, यस्टरडे कल 5 बजे मैं पढ़ रहा था, तो आई वाज टीचिंग, वाज प्लस ING का यूज कर दिया। अब देखो इसमें कौन कौन सी एडवर्ब आ सकती है। देखो एट दैट टाइम ऐसा वर्ड मिलेगा आपको। एट के साथ समय आए तब ये पास्ट कंटिन्यूस को दर्शा सकता है। एट दैट टाइम आ जाए, यस्टरडे एट 5 PM आ जाए, क्या आएगा, यस्टरडे एट 5 PM आ जाए, वेन आ जाए, व्हील आ जाए, ड्यूरिंग द मीटिंग आ जाए, ऑल नाइट आ जाए, डे आ जाए। इनके साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। देखो इम्पोर्टेंट है इसमें एट दैट टाइम, यस्टरडे एट 5 PM, वेन और व्हील। अब देखो रूल नंबर 3 देखना, दो कार्यों में से एक चल रहा था, दूसरा घटा। वही बात है, जब दो कार्य चलते हैं, दो कार्यों में से एक कार्य चल रहा था तभी दूसरा कार्य घट गया। देखो क्या होता है, आई वाज रीडिंग व्हेन ही कम, मैं पढ़ रहा था जब वह आया। सी वाज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। व्हील द बेबी वाज क्राइंग, जब वह खाना बना रही थी तब बेबी रो रहा था। अब ये दो कार्य हैं, दो कार्य चल रहे थे, पहला एक कार्य हो रहा तभी दूसरा कार्य घट रहा है। पहला तो देखो आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन ही कम। इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाता है। दोबारा आप इसको समझना, जब दो कार्य में से एक चल रहा था तभी दूसरा घटा। देखो आई वाज रीडिंग, तो वाज रीडिंग आ रहा है, एक में पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, दूसरे में ही केम, दूसरे में क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट आ रहा है। एक में तो पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, एक में सिंपल पास्ट आ रहा है। वेन वाला हमने अभी पढ़ा था, वेन के साथ हमेशा कौन सा आ रहा था, वेन ही कम, वेन के साथ आ रहा था सिंपल पास्ट, और उसके आगे वाले में आ रहा था आई वाज रीडिंग, वही नियम है। अब देखो सी वाज कुकिंग व्हील द बेबी वाज क्राइंग, जब दोनों काम साथ साथ भी होते हैं तो कई बार जब व्हील लगता है तो दोनों तरफ ही प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर देते हैं। ये व्हील वाले में याद रखना, जब दोनों तरफ भी कई बार पास्ट कंटिन्यूस का यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ साथ हो रहे हैं। व्हील
दोनों कार्य एक साथ साथ हो रहे हैं। यहाँ तो एक कार्य पहले हुआ, एक कार्य बाद में हुआ। आई वाज रीडिंग, वेन के साथ तो क्या लगा दिया, सिंपल पास्ट, और आई वाज रीडिंग हो गया पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। आगे देखना, एक काम चल रहा था, दूसरा हुआ, तो इसमें क्या आएगा, व्हील प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस और आगे सिंपल पास्ट टेंस। व्हील के साथ हमने पहले ही पढ़ा था, व्हील के साथ आएगा पास्ट कंटिन्यूस, आगे आ जाएगा सिंपल पास्ट। एक कार्य के दौरान दूसरा दिखा, यानी वेन वाले में क्या आता है, पहले सिंपल पास्ट आता है, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस आता है। अब आपके क्लियर हो रहा होगा। अब देखो दोनों कार्य एक साथ साथ चल रहे थे, यानी व्हील का प्रयोग हो जाए तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर देते हैं। तीनों बातें दोबारा कन्फर्म कर लो। यहाँ एक काम चल रहा था, दूसरा हुआ, व्हील के साथ पास्ट कंटिन्यूस प्लस आगे सिंपल पास्ट, वेन के साथ सिंपल पास्ट प्लस आगे पास्ट कंटिन्यूस, और दोनों कार्य साथ साथ ही हो रहे हैं तो व्हील का यूज़ हो रहा है, तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर दो। यहाँ देखो, वेन आई इंटर्ड दे वर डांसिंग, जब मैं अंदर आया वे नाच रहे थे। वेन आई इंटर्ड दे वर डांसिंग, तो वेन के साथ सिंपल पास्ट, आगे वाला पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ देखो, व्हील सी वाज सिंगिंग, व्हील के साथ पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज राइटिंग, वह गा रही थी, मैं लिख रहा था, दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर दिया। आगे देखना, व्हील आई वाज वर्किंग माई फोन रैंग, मैं जब काम कर रहा था मेरा फ़ोन बजा, यानी दोबारा कटा है तो व्हील के साथ आई एन जी, आगे वाला किस में आ गया, सिंपल पास्ट के अंदर आ गया। इन तीनों बातों को याद रखना, यहाँ आपके ये नियम क्लियर होता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल में दो कार्यों में पहले पूरे हो चुके कार्य को दिखाने के लिए होता है। यानी दो कार्य हैं, उनमें जो पहले पूरा होता है कार्य, उसको दिखाने के लिए किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज होता है। आपके जो सीक्वेंस टेंस है उसमें सिंपल पास्ट का ही आना है, और यही नियम आने हैं, या तो पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट दोनों तरफ यह वाला नियम आएगा, या आपका ये परफेक्ट वाला आएगा कि एक में तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, एक में सिंपल पास्ट लगेगा, देख लेना चाहिए। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखो, सी हैड कुकड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है, सी हैड कुकड डिनर बिफोर आई केम। देखो, उसने खाना बना लिया था, यानी एक काम पूरा हो चुका है उससे पहले कि मैं आया, बिफोर आई केम। तो इसने एक तरफ वाला लिखा पास्ट परफेक्ट में, आगे वाला लिखा सिंपल पास्ट में। यानी जो काम पहले पूरा होता है, यानी उसने खाना पहले बनाया है तो उस वो लिखो पास्ट परफेक्ट में, मैं आया, मैं बाद में आया हूँ तो मेरे वाला लिखो सिंपल पास्ट में। यानी दो काम होंगे, जो पहले पूरा होगा उसको कर दो आप पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में पूरा हो या जो बाद में घटित हो उसके लिए लगा दो सिंपल पास्ट। रूल नंबर 2 देखना, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी, जस्ट जैसे शब्दों के साथ। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड, हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड, सेम टू सेम वही ऊपर वाला उदाहरण था। एक पास्ट परफेक्ट है, दूसरा सिंपल पास्ट है। अब देखो कुछ वर्ड आते हैं जैसे बाय द टाइम, बाय द टाइम आ जाए आई अराइव्ड दे हैड गोन, बाय द टाइम आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, दे हैड गोन, वो जा चुके थे। तो पहले काम कौन सा हुआ, जाने का, तो दे हैड गोन ये किस में आया, पास्ट परफेक्ट में। आई अराइव्ड किस में आया, सिंपल पास्ट में। सी हैड ऑलरेडी स्लेप्ट व्हेन आई कॉल्ड, वह ऑलरेडी सो चुकी थी जब मैंने कॉल किया। पहले काम कौन सा हुआ, सोने का, तो हैड स्लेप्ट आया, और व्हेन आई कॉल्ड ये आया सिंपल पास्ट में। यानी दो कार्य होंगे, जो पहले वाला कार्य होगा उसको तो आपके लिखना है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा वाला लिखना है सिंपल पास्ट में। अब एग्जाम की दृष्टि से आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं इसको, कि एग्ज़ाम में आपको दोनों ऑप्शन तो बहुत ही रेयर केस में भरवाता है, आपको एक ऑप्शन भरवाएगा। अगर आपको एक तरफ पास्ट परफेक्ट दिख जाए तो आप देखना 99% संभावना है कि आगे वाले में सिंपल पास्ट आए। अगर पहले में सिंपल पास्ट आ रहा है तो 99% संभावना है कि आगे वाले में पास्ट परफेक्ट आएगा। इस बात को याद रखना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अब तीसरा नियम देखना, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जब दो कार्य पहले ही पूरे हो चुके हो, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में बताने हो, तब एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द पैसेंजर हैड वेटेड फॉर आवर्स। ट्रेन जा चुकी थी और यात्री भी घंटों तक इंतजार कर चुके थे। दोनों को ही हम पास्ट परफेक्ट में दर्शा रहे हैं, दोनों ही कार्य पूरे हो चुके हैं। ऐसे वाक्य कम पूछे जाते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट भी दोनों में आ सकते हैं जब ऐसी बात हो कि ट्रेन भी जा चुकी थी और यात्री घंटों तक इंतज़ार कर चुके थे। इन दोनों में हम दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब रूल नंबर 4 देखना, कोई पास्ट हैबिट की बात हो, एक्सपीरियंस इन पास्ट हो, यानी भूतकाल का कोई अनुभव या स्थिति जो पूरा हो चुका हो, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैड नेवर सीन सच ए हग क्राउड, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। सी हैड लिव्ड इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल से जयपुर में रह चुकी थी। ऐसे वाक्य आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये बताने के लिए हो सकते हैं कि ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन जब फॉर का प्रयोग करवाएगा वो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस वाले में करवाएगा। तो ये वाक्य हम जब 10वीं क्लास 12वीं क्लास या अपन जब सब्जेक्ट टाइप पढ़ते हैं तब याद रखने वाली होती है। जब कंपटीशन की बात की जाती है तो ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें तो ये मिलते हैं, एक तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट आएगा। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट टेंस देखना, भूतकाल में कोई काम एक निश्चित समय तक जारी रहा था। यदि इसके रूल देखना आप, कोई आएगा क्या हेल्पिंग वर्ब इसमें, हैड बीन प्लस ING आएगा। देखो पहला रूल, कोई कार्य भूतकाल में लंबे समय तक चलता रहा हो, यानी कोई कार्य भूतकाल में लंबे समय तक चलता रहा हो, तब क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 30 मिनट। देखो फोर का यूज हुआ है, प्लस 30 मिनट समय भी आया है। सिंस या फोर के आगे जब समय की बात आए तब आपको सोचना है या कौन से परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो सिंस और फोर का प्रयोग तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ ही जानना है लगभग। तो इसमें देखो हैड के साथ बीन लगा है प्लस ING, हम 30 मिनट से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, अवधि है इसलिए फोर का प्रयोग कर दिया। दूसरा नियम देखना, दूसरा कार्य शुरू होने से पहले कोई कार्य जारी था, अर्थात सी हैड बीन कुकिंग बिफोर दे अराइव्ड, उसके आने से पहले वह खाना बना रही थी। देखो सी हैड बीन कुकिंग बिफोर दे अराइव्ड, आगे वाला तो किस में आया है, सिंपल पास्ट में आया है। इधर वाला किसने लिख दिया, इसने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आ सकता है। ये कई बार आता है पास्ट परफेक्ट में, कई बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आ सकता है, कम पूछा जाएगा आपको। रूल नंबर 3 देखना, कारण दर्शाने के लिए अच्छा है थोड़ा सा। कारण दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। देखो ही वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, ही वाज टायर्ड बिकॉज। देखो ये एक तरह से वैसे तो पैसिव का वाक्य बन रहा है, वाज के साथ ING ना आकर कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ही वाज टायर्ड बिकॉज, वह थक गया था क्योंकि, ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वह पूरे दिन काम कर रहा था, हैड बीन वर्किंग। आगे चलते हैं। हम प्रेजेंट और पास्ट के दोनों के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में क्या लगेगा, सेल और विल का प्रयोग होता है। अब आई और वी के साथ तो लगता है सेल, बाकी सबके साथ लगता है विल, मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ लिखता है विल। अब देखो सब्जेक्ट, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई और वी के साथ सेल लगेगा। अब मॉडर्न इंग्लिश में हर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ विल आ सकता है आई के साथ, लेकिन एग्जाम में बाय चांस सिंपल फ्यूचर का पूछा जाए और सेल और विल दोनों ही ऑप्शन में हो तब आपको सेल के साथ भी जाना चाहिए। देखो रूल नंबर 1, भविष्य में कोई सामान्य कार्य हो यानी भविष्य की बात हो तो सेल और विल का प्रयोग करते हैं। देखो आई विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, यहाँ नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह की बात आ रही है, सामान्य वाक्य है यानी हमें पता चल रहा है ये फ्यूचर टेंस है, तो हमने आई के साथ विल या सेल का यूज कर दिया। आई के साथ वैसे तो सेल आता है लेकिन आजकल विल लगाते हैं, तो हमें सेल का यूज कर देना है। रूल नंबर 2 देखना, निर्णय उस समय लिया जाए यानी स्टेट यानी तुरंत डिसीजन वाली जब बात आए तब भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई एम हैंग्री, आई विल कुक समथिंग,
मैं भूखा हूँ। आई विल कुक समथिंग, तो मुझ कुछ खाना पकाऊंगा। इट्स रेनिंग, आई विल स्टे होम, यानी बारिश हो रही है, आई विल स्टे होम। जब तुरंत डिसीजन लेने की बात आए तब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी शैल और विल का यूज करते हैं। तो आई एम हंग्री, इट इज़ रेनिंग। देखो आई एम हंग्री, इट इज़ रेनिंग, यहाँ वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है इफ़ वाले की तरह, तो आगे विल लगाना सम अवश्य बाई है, यानी विल लगा सकते हैं। तीसरा देखना, प्रस्ताव या अनुरोध की बात आए, जब भी ऑफर की बात हो, प्रोमिस की बात हो या रिक्वेस्ट की बात हो। देखो आई विल हेल्प यू, वादे की बात है। विल यू जॉइन मी, निवेदन किया जा रहा है। तभी भी जब वादे की बात हो, आई विल हेल्प यू, विल यू जॉइन मी, तब भी विल का यूज करते हैं। भविष्यवाणी हो, अनुमान हो या विश्वास हो, इंडिया विल विन द मैच, कोई भविष्यवाणी या अनुमान है। सी विल बी ए ग्रेट डॉक्टर, ये एक विश्वास है, इनके साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं। आगे देखो इनमें एडवर्ब कौन सी आती है, टुमारो देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, इन ए फ्यू मिनट्स, डेज, इन ए फ्यू मिनट्स, इन ए फ्यू डेज, सम डे। ये शब्द आपको दिखने तब आप समझ लेना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टुमारो दिख जाए, नेक्स्ट डे दिख जाए, नेक्स्ट ईयर में दिख जाए, नेक्स्ट वीक दिख जाए, नेक्स्ट मंथ दिख जाए, सून दिख जाए, इन ए फ्यू मिनट्स दिख जाए, इन ए फ्यू डेज दिख जाए। रूल नंबर 5 देखना, फ्यूचर टाइम क्लोज, जब व्हेन, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, इफ जैसे शब्द फ्यूचर के लिए प्रयोग हो तब वह भाग प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, लेकिन अर्थ फ्यूचर का होता है। उदाहरण देखना आप, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स, यानी जब फ्यूचर टाइम क्लोज की बात है, जब व्हेन आ जाए बीच में, एज सून एज आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, तब या इफ आ जाए, तो फ्यूचर के लिए प्रयोग हो तब वह भाग प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, लेकिन अर्थ फ्यूचर का देता है। देखो आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स, यहाँ विल आ गया तो आगे कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। सी विल लीव आफ्टर ही अराइव्स, पहले विल आ गया तो आगे कौन सा आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। मैंने पढ़ा है जब पहले प्रेजेंट टेंस आए तो आगे विल लगा सकते हैं, वही नियम है। फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं लगता, आप ये याद रखना, अगर एक तरफ विल आ गया ना तो दूसरे में विल नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर के साथ कभी फ्यूचर नहीं लगता। यानी टाइम क्लोज में प्रेजेंट टेंस आता है, जब भी बीच में वाक्य जुड़े, व्हेन से जुड़ जाए, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल से जुड़े, तब आगे वाले में प्रेजेंट टेंस लिख दो, क्योंकि दोनों तरफ फ्यूचर तो आना है नहीं, एक तरफ फ्यूचर आएगा, दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट आएगा। आगे चलते हैं, अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा। भविष्य का कोई समय बताएंगे और उस समय काम जारी होगा, तो इसमें क्या आता है, विल शैल के साथ हमेशा बी लग जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, विल बी शैल बी, आई और बी के साथ शैल, बाकी के साथ विल बी शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी तो लगना ही है, कंटिन्यूस है तो। रूल देख लो पहला, भविष्य में किसी विशेष समय पर कोई कार्य जारी रहेगा। तो एग्जाम्पल देखो, एट 9 o'clock वी विल बी हैविंग डिनर, रात 9 बजे हम खाना खा रहे होंगे, तो विल बी हैविंग डिनर, तो विल बी के साथ आईएनजी लगा दिया। रूल नंबर 2 देखना, किसी तय इवेंट के समय कोई एक्टिविटी चल रही होगी। देखो, व्हेन यू अराइव शी विल बी स्लीपिंग, जब तुम आओगे वह सो रही होगी। किसी तय इवेंट है कि व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, यानी फिक्स है, शी विल बी स्लीपिंग, तो उसको भी हम कोई एक्टिविटी होती है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में लिख देते हैं। व्हेन यू अराइव ये तो सिंपल प्रेजेंट में आ गया, शी विल बी स्लीपिंग ये आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस में। रूल नंबर 3 देखना, फ्यूचर की प्लानिंग हो, आई विल बी स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस नेक्स्ट वीक, यानी जब फ्यूचर प्लानिंग में हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज भी कर सकते हैं। हमने ऐसा योगा के किया भी था। आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का। देखो, एट दिस मोमेंट, टुमारो कल इस समय, एट PM रात 8 बजे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, व्हेन यू कम जब तुम आओगे, व्हील आई एम वर्किंग जब मैं काम कर रहा हूँगा, यानी ऐसे वो कहते हैं ना, व्हील आई एम वर्किंग, व्हेन यू कम, एट दिस टाइम टुमारो,
कल, इस समय, ऐसे जब भी वाक्य हैं तब उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल और शैल तो है ही, इसमें है और लगा दो, विल है, शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरे हो चुके होंगे, यानी काम अभी नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में एक समय तक पूरा हो जाएगा। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ही विल हैव रिटन द लेटर बाय टुमारो, वह कल तक पत्र लिख चुका होगा। इसमें बाई का यूज होता है, किसका यूज होता है, बाई का यूज होता है, वह कल तक पत्र लिख चुका होगा। दो कार्यों में से एक पहले पूरा हो जाएगा। जिस क्रिया के पहले पूरी होने की बात हो उसमें फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करें। बाय द टाइम यू कम आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। देखो, जो पहले पूरा हो जाएगा उसमें पास्ट की बातें भी चल रही थी लेकिन उसमें दो टेंस आ रहे थे। इसमें देखो, बाय द टाइम यू कम यू विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, जब तुम आओगे मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। यानी प्रेजेंट है, एक तरफ प्रेजेंट है तो आगे वाला अपने आप ही फ्यूचर परफेक्ट आना है, क्योंकि उसके साथ पास्ट तो आएगा नहीं, पास्ट के साथ ही पास्ट आएगा, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ सकता है, पास्ट नहीं आ सकता। इसमें एडर टाइम देखो, बाय टुमारो, ये देखने को मिलेगा बाय टुमारो यानी कल तक। आई विल हैव लेफ्ट बाय टुमारो, बाय 2025, बाय द टाइम ही अराइव्स आई विल हैव गॉन इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, ऑलरेडी ही विल हैव ऑलरेडी डन इट। यानी इसमें बाय वाले वाक्य ज़्यादा मिलते हैं, आपको बाय का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में ज़्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य में कोई कार्य एक निश्चित समय तक लगातार चल रहा होगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस ING। आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 वर्षों से काम कर रहा होऊंगा। यानी सिंस और फॉर का यूज़ होता है, प्लस सिंस और फॉर का यूज़ होता ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। दो घटनाओं में एक घटना लगातार भविष्य में चल रही होगी जब दूसरी घटना घटेगी। When you arrive, I will have been waiting for 2 hours, जब तुम आओगे मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा होऊंगा। रूल नंबर 3 देखना, कारण बताने में he will be tired because he will have been working all day, वह थका हुआ होगा क्योंकि वह पूरे दिन से काम कर रहा होगा। इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। अब आप एक बार देखना, जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट आएगा तो आगे फ्यूचर आ सकता है, लेकिन पास्ट के साथ हमेशा कौन सा आएगा, पास्ट ही आएगा। हमने सभी टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले एक स्लाइड में हमने सब टेंसों का शॉर्ट में रिवीजन किया, उसके बाद हमने सभी का विस्तार से रिवीजन किया है। अब हम इसके प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें उत्तर कैसे देना है। यानी टेंस बहुत विस्तृत हैं, टेंस में हज़ारों नियम होते हैं, लेकिन वो जो एग्ज़ाम में जो नियम पूछे जाते हैं वो नियम कैसे अप्लाई करने हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब तो आगे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब हम कुछ प्रश्नों की बात करेंगे जो पहले की एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि हमें पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के टेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि हमें प्रश्न करने में आसानी हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमें करेक्ट वर्ब बननी है। देखना पहला प्रश्न, रमन सा दैट द क्लॉक। ऑप्शन देखना, स्टॉप है, विल स्टॉप है, हैव बीन स्टॉप्ड है और हैड स्टॉप्ड है। अब देखो प्रश्न के आंसर कैसे देने हैं, आंसर कैसे कट करने हैं। हमने पढ़ा रमन सा, देखो रमन के बाद में कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी सा देख रखा है, रमन ने देखा, यानी कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। जब हमें पता चला कि इसमें पास्ट टेंस है तो हमें ये तो पता चल गया कि आगे प्रेजेंट या फ्यूचर तो नहीं हो सकता, आगे पास्ट टेंस आना है। तो इसमें देखो स्टॉप आना नहीं है, विल स्टॉप फ्यूचर है आना नहीं है, हैव बीन स्टॉप्ड तो होता ही नहीं है, क्योंकि हैव बीन के साथ तो क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, इसलिए ये तो कट गई। एक ऑप्शन बचा वो होता है हैड स्टॉप्ड,
इसका आंसर है हैड स्टॉप्ड। यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे भी जब दो काम एक साथ हो रहे हो, जैसे रमन ने देखा, पहला काम है, दूसरा हैड स्टॉप यानी क्लॉक हैड स्टॉप्ड, यानी दो काम हैं जिसमें जो पहले ही होता है काम उसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है हैड स्टॉप्ड। यानी सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, एक तरफ सिंपल पास्ट आएगा, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एलडीसी में पूछा गया था। याद रखना इस बात को, एक तरफ सेकंड फॉर्म आएगी, एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है ये, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखना, जॉन एज वेल एज टॉम वेटिंग फॉर यू। अब देखो यहाँ ING लगा हुआ है, वेटिंग, यानी इज आर एम या वाज वर से लगना है। अब देखो हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, इज आएगा, आर आएगा, वर आएगा या हैव बीन आएगा। तब देखना एज वेल एज, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई तो आपको क्लू दिया जाएगा जिसके आधार पर वर्ब लगानी है। तो एज वेल एज को देखना आप, यानी आप याद रखना जब भी एज वेल एज से कोई दो नाम जोड़े जा रहे हैं, यानी जॉन और टॉम को किससे जोड़ा जा रहा है, एज वेल एज से। तो जब ये होता है तो जो पहला सब्जेक्ट होता है ना, इसमें है जॉन, तो उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो जॉन क्या है, एक वचन है, तो देखो वर्ब बहुवचन के लिए आता है, आर बहुवचन के लिए आता है, हैव बीन भी बहुवचन के लिए आता है, तीनों ही नहीं आने हैं। तो जॉन के अनुसार क्या आना है, इज आना है। तो आंसर नंबर ए सही है। देखो एज वेल एज जब भी आए तब हमें क्या करना है, एज वेल एज की जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब लगानी है। ये तीनों तो बहुवचन वर्ब थी इसलिए आनी नहीं है, जॉन एक वचन था तो इज लगा दिया। अब देखना जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो, अलोंग विद के साथ जुड़े हो या टुगेदर विद से जुड़े हो तो वर्ब मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यानी एज वेल एज से जुड़े हो, अलोंग विद से जुड़े हो या टुगेदर विद से जुड़े हो तो जब हम वर्ब लगाएंगे वो पहले सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स कमिंग टुडे। वही है, देखो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। यहाँ तो देखो ब्रोदर्स लिखा हुआ है, उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। हम जब देखेंगे कि यहाँ ब्रोदर्स है इसलिए हम बहुवचन वर्ब लगा देंगे, लेकिन हमें पता है कि एज वेल एज आ जाए तो हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, ना कि आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ तो ब्रोदर्स है इसलिए बहुवचन आना चाहिए, लेकिन जब एज वेल एज आ जाए तो हम पहले सब्जेक्ट यानी राम के अनुसार वर्ब लगाएंगे। राम एक वचन है तो एक वचन ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो वर कट गया बहुवचन है, हैव बीन कट गया बहुवचन है, आर कट गया बहुवचन है, इज। इसमें भी क्या आना है, ऑप्शन नंबर सी इज ही आना है। एज वेल एज टुगेदर विद अलोंग विद के साथ हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, आइदर द बॉय और द गर्ल एट फॉल्ट। इसमें आइदर और का प्रयोग हुआ है, आइदर द बॉय और द गर्ल। जब भी आइदर और का यूज हो तो जो लास्ट में और के बाद में जो ये सब्जेक्ट आता है ना, द गर्ल, यानी ओ आइदर द बॉय और द गर्ल, यानी द गर्ल जो और के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उनके अनुसार वर्ब लगानी है। तो द गर्ल क्या है, एक वचन है, तो देखो वर्ब तो क्या है बहुवचन है, आर भी क्या है बहुवचन है, हैव बीन भी क्या है बहुवचन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। आइदर द बॉय और द गर्ल वाज एट फॉल्ट। आप समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी लुकड एज इफ सी फॉर ईयर्स। ये देखो वैसा ही वाक्य है, देखो सी लुकड एज इफ सी फॉर ईयर्स। लुकड क्या है, सेकंड फॉर्म आई है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, हमें पास्ट में ही आना है। पास्ट है तो देखो हैज तो होता है, प्रेजेंट नहीं आएगा। इसमें देखो वाज नॉट वास्ट, वाज के साथ ING आती है इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसमें देखो डिड नॉट वाज हो सकता था लेकिन ये भी सिंपल पास्ट है, आगे भी सिंपल पास्ट हो तो हो सकता है, लेकिन जब पहला सिंपल पास्ट में है तो आगे वाला 100% पास्ट परफेक्ट में आने की संभावना है। इसमें लगेगा हैड नॉट वास्ट, हैड नॉट वास्ट यानी पास्ट परफेक्ट आएगा। पहला सिंपल पास्ट है तो आगे आएगा पास्ट परफेक्ट। ये नियम बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, द चाइल्ड फॉर द लास्ट 1 आवर। अब देखो अपना नियम याद करो पहले तो, यानी फॉर का प्रयोग हुआ है। सिंस और फॉर का प्रयोग कब होता है, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो। द लास्ट
1 आवर टाइम भी दिया है। सिंस और फॉर के बाद जब टाइम दिया हुआ हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, वो हम अब इसके अनुसार देखेंगे। देखो इज स्लीपिंग तो कंटिन्यूस है, वाज स्लीपिंग भी क्या है, कंटिन्यूस है, स्लेप्ट क्या है, सिंपल पास्ट है। इसमें एक दिया हुआ है हैज़ बीन स्लीपिंग, द चाइल्ड एक वचन है तो इसके साथ हैज़ आएगा, बिल्कुल सही है। तो हैज़ बीन स्लीपिंग क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, यानी फॉर और सिंस के अनुसार हमें पता चला कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस आना है तो बीन लगना है प्लस ING। तो एक में ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 6। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा ना, ये CET में पूछा गया था। देखो अभी आगे चलते हैं, आपको पता चल चुका होगा कि सिंस और फॉर में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन प्लस ING आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। अजय टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। इसमें देखो लास्ट वीक आया है, हमें पता चल रहा है ये सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। हैज ड्राइवन तो काट दो, प्रेजेंट है। विल ड्राइवन फ्यूचर, ये भी काट दो। अब देखो ड्रोव और ड्राइव्ड, अब आपको याद रखना है हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ड्राइव्ड कोई वर्ब नहीं होती, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। ऑप्शन नंबर बी सही है। ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। अजय ड्रोव टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ड्राइव्ड नहीं होती, ड्रोव होती है सेकंड फॉर्म। ईडी वाली तो ड्राइव की लगती ही नहीं, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग, यानी मैंने एक लेटर लिखा इस सुबह, यानी लिख चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है रोट। आई रोट ए लेटर दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह एक लेटर लिखा, यानी सुबह लिख चुका हूँ, तो क्या आएगा, रोट उसका आंसर होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा हैव रिटन भी लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तब इसका रोट ज़्यादा सही आंसर रहेगा। आई रोट ए लेटर दिस मॉर्निंग, मैंने इस सुबह ये लेटर लिखा, यानी पास्ट की बात है तो रोट आंसर आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखना। ब्रेड एंड बटर गुड्स फॉर हेल्थ, ये बहुत अच्छा वाक्य है, कई बार पूछा जाता है। देखो ब्रेड एंड बटर, वैसे तो आपको 2 नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ब्रेड एंड बटर हमेशा कॉम्बिनेशन में ही यूज होता है, ये एक तरह से संयुक्त व्यंजन है, यानी ब्रेड एंड बटर एक संयुक्त भोजन है। तो संयुक्त भोजन है तो क्या है, एक वचन है। ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, तो हैव बीन बहुवचन था, आर बहुवचन था, आर बहुवचन था, एक वचन के लिए क्या लगा सकते हैं, इज। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखना ब्रेड एंड बटर देखने में 2 चीज़ लग रही है, लेकिन ये एक ही है, कॉम्बिनेशन में हमेशा यूज होता है, सिंगल भोजन है, तब ब्रेड एंड बटर के लिए हम हमेशा एक वचन वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आई हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986, दैट वाज मैनी ईयर्स अगो। वैसे भी देखो इन 1986 की बात हो रही है, वाज का भी अर्थ हो रहा है, ये पास्ट टेंस में वाक्य है, यानी जब भी कोई पास्ट का स्पेशल टाइम दिया हुआ हो तब हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। नॉर्मली सिंपल पर्सन था। आई मेट, ऑप्शन नंबर 6 सही है। देखो मीट नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म थी, हैव प्रेजेंट था, हैड मीटेड या मेट हो सकता था, लेकिन जब भी सिंपल बात हो कि मैं उससे मिला था न्यूयॉर्क में 1986 में, पुरानी बात है, सिंपल बात है, तब हम इसमें सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, तो मेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही मी। देखो ही गेव द पिक्चर, गिव गेव सेकंड फॉर्म आई है, यानी वाक्य पास्ट टेंस में है, यानी प्रेजेंट में तो नहीं आएगा। हैज ट्रस्ट प्रेजेंट में है, विल फ्यूचर में है, काट दो। ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ING है, पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें आगे भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही ट्रस्टेड मी, यानी दोनों तरफ ही सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, और कोई तो पास्ट का इसमें था ही नहीं, तो सिंपल पास्ट का दोनों तरफ यूज हो गया। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही ट्रस्टेड मी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। दे लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 1980। अब देखो आप सिंस का फोर या सिंस का प्रयोग हुआ है, यानी कोई परफेक्ट कंटिन्यूस का है, यानी बीन वाला वाक्य आया है, ING भी इसमें पहले से लगी हुई है। तो देखो क्या करेंगे,
हैड तो आएगा नहीं आईएनजी के साथ, वर्क के साथ आईएनजी आ सकता है, लेकिन ये तो सिंस और फॉर वाला वाक्य है, आर भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा हैव बीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 1980। इस सिंस और फॉर का याद रखना, ये लगते ही या तो हैज़ बीन आएगा या हैव बीन आएगा या हैड बीन आएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी मिलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, बोथ मानसी एंड मिली द आंसर। बोथ यानी दोनों, मानसी एंड मिली दोनों की बातें हो रही है। तो पहली बात तो ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य। अब बहुवचन की बात हो रही है तो बहुवचन वर्ब आएगी। देखो नोविंग आएगा नहीं, क्योंकि आईएनजी तो इजार है, मुआजवर के साथ लगता है। अब देखो, अब नो या नोज में से आ सकता है। नोड ये कोई सिंपल पास्ट का वाक्य है नहीं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। या तो नो आएगा या नोज आएगा। सिंपल पास्ट प्रेजेंट की बात है तो एक वचन के साथ तो एस या ईएस लगाते हैं, बहुवचन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बोथ मानसी एंड मिली दोनों क्या है, बहुवचन है, तो हम क्या लगाते हैं, बोथ यानी बहुवचन हो सकता, दोनों की बात कर रहा है तो इसमें लगाएंगे नो। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोथ मानसी एंड मिली नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब इसमें हमें करेक्ट वर्ब बननी थी। देखो डू और डज का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट में जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें डू और डज का प्रयोग होता है। तो डू और डज का लग गया, उसके बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्पीक है, देखो स्पोकन, स्पीकिंग, स्पोक तीनों कट गई, सीधी स्पीक की स्पीक ही आएगी। ऑप्शन नंबर बी जैसा दिया है वैसा का वैसा ही आएगा, क्योंकि डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्पीक दे रखी थी तो स्पीक का स्पीक ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, द टीचर टोट अस दैट द अर्थ राउंड। अब ये देखना, द टीचर टोट, अब ये टोट इसमें देखना, ये टोट तो सेकंड फॉर्म है, यानी ये किस में है, पास्ट टेंस में है। अब आपके एक बार तो दिमाग में आएगा कि पास्ट टेंस है तो आगे पास्ट आएगा, लेकिन देखो ये वाक्य किस में है, ये रिपोर्टेड स्पीच में है। हम जो सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच वो होता है ना, उसमें है। देखो द टीचर टोट अस, और दैट इसको जोड़ा हुआ है बीच में, तो द टीचर टोट अस दैट। तो रिपोर्टेड स्पीच का एक नियम होता है कि भले ही वाक्य पास्ट टेंस में हो, लेकिन जब दैट के बाद अगर वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ का है, यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाएगी, चाहे भले ही पहला वाक्य पास्ट में हो, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला वाक्य प्रेजेंट में ही आएगा। किस में आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में आगे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाएगी वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगा, चाहे भले ही पहले पास्ट में हो। तो अब लगा दो, देखो द अर्थ के लिए क्या आएगा, वाज वर दोनों पर पास्ट हैं, इज या आर है प्रेजेंट, तो द अर्थ एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। द टीचर टोट अस दैट, देखो द टीचर टोट अस भी दिया है, फिर दैट जोड़ने के लिए था तो पता चला कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, फिर आगे वाला यूनिवर्सल ट्रूथ था तो द अर्थ के लिए आ गया इज। आगे देखना प्रश्न नंबर 16, आई प्ले बाय पेंटर। अब देखो डायरेक्ट रीडिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी साथ, हैव रीडिंग होता नहीं है, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैड बीन रीड हो सकता है या एम रीडिंग हो सकता है। अब देखो हैड बीन ये पास्ट टेंस है, पास्ट का भी इसमें कोई बात कही नहीं गई है, इसमें साधारण सी बात है कि मैं पेंटर द्वारा लिखा गया नाटक पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग ए प्ले बाय पेंटर, मैं पेंटर द्वारा लिखा गया नाटक पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ एम आएगा, आई एम रीडिंग ए प्ले बाय पेंटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखना, स्प्रिंग कम्स अगेन, यानी वसंत फिर आएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, स्प्रिंग कम अगेन, तो डायरेक्ट देख लो फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल आएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग विल कम अगेन, वसंत फिर आएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलना, आई राकेश एट द जू यस्टरडे, यस्टरडे आया है, हमें पता चला है कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो देखो हैज़ बीन प्रेजेंट का था काट दो, हैव बीन प्रेजेंट का था काट दो, एक तो हैड सी एक सा, हैड सी भी नहीं आएगा। देखो हैड के साथ और अब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ थर्ड नहीं है तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी सा, आई सा राकेश एट द जू यस्टरडे, और अब की सेकेंड फॉर्म आनी थी। वैसे भी तीनों ऑप्शन तो कट गए थे तो एक ही ऑप्शन बचा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखना,
वी अराइव्ड एट वर्क इन द मॉर्निंग एंड फाउंड दैट समबॉडी इनटू द ऑफिस ड्यूरिंग द नाइट। क्या वाक्य बना? वी अराइव्ड एट वर्क इन द मॉर्निंग। हम सुबह जब ऑफिस पहुँचे हमने पाया कि ऑफिस में कोई रात को घुस चुका था की बात की जा रही है। वैसे भी आप देख लो, वी अराइव्ड कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट तेरे का है तो आगे क्या आना है? पास्ट परफेक्ट आना है। वही नियम है, बार बार पूछा जाएगा। मैंने पहले ही कहा था। तो हैज़ ब्रोकन नहीं आएगा, हैज़ ब्रेक तो आ ही नहीं सकता। इसमें देखो हैड ब्रेक या हैड ब्रोकन, हैड ब्रेक नहीं होता है, हैड ब्रोकन होता है। तो पास्ट टेंस तो पास्ट ही आना था, या तो हैज़ ब्रोकन या हैड ब्रोकन, लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं थी इसलिए आएगा हैड ब्रोकन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अराइव्ड क्या था? वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, सिंपल पास्ट था, तो आगे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट यानी हैड ब्रोकन आएगा। प्रश्न नंबर 20 है द स्टार्स एट नाइट, यानी द स्टार्स एट नाइट ये नियमित होने वाली घटना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो द स्टार्स क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बे नंबर ऑप्शन सही है। साइंस नहीं आएगा क्योंकि स्टार्स में एस लगा हुआ है, बहुवचन की बात है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन रूप में होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, देयर 400 पीपल इन द होल नाउ। यहाँ देखना हमें पता चला नाउ यानी अभी वर्तमान की बात है, यानी प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य है तो देर के साथ देखना। यहाँ देर में तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ 400 पीपल के अनुसार लगाएंगे तो ये बहुवचन की बात है। तो देखो वहाँ जो वर्ड तो पास्ट टेंस है, दोनों कट गए, इज आएगा या आर आएगा। तो 400 पीपल के लिए आ रहा है, तो देर आर, ऑप्शन नंबर बी सही है। देर आर 400 पीपल इन द होल नाउ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ड्राइव कोटियसली द चिल्ड्रेन ऑन द रोड, यानी द चिल्ड्रेन ऑन द रोड। सबसे आपको पता है चिल्ड्रेन किस में है? बहुवचन में है। देखो विल प्ले वाला है नहीं, प्लेड वाला भी है नहीं। बच्चे खेल रहे हैं रोड के ऊपर, यानी प्रेजेंट की ही बातें हैं, कंटिन्यूस की। इज प्लेइंग आएगा या आर प्लेइंग आएगा? द चिल्ड्रेन बहुवचन में है तो आर प्लेइंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी आर प्लेइंग, क्योंकि द चिल्ड्रेन किस में था? बहुवचन में था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखना, द ओल्ड हाउसेज इन टाउन अनसेफ बाय द ऑथोरिटीज। अब देखो हमारा ये पैसिव वाला वाक्य है, क्योंकि आगे क्या दे रखा है? बाय द ऑथोरिटीज। बाय के साथ क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है। द ओल्ड हाउस इन टाउन अनसेफ बाय द ऑथोरिटीज। जब पैसिव की बात होती है तो हम पढ़ चुके हैं, पैसिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस आ गई बाय द ऑथोरिटीज, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो देखो डिक्लेयर्ड नहीं आएगा, डिक्लेयर भी नहीं आएगा। आर डिक्लेयरिंग थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए ये भी नहीं आएगा। हैव बीन डिक्लेयर्ड आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस का वाक्य था। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस डिक्लेयर्ड थर्ड फॉर्म है। तो द होल्ड हाउस इन टाउन हैव बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ बाय द ऑथोरिटीज, ये एक पैसिव का वाक्य था, क्योंकि पैसिव का पता कैसे चला? बाय द ऑथोरिटीज लिखा हुआ था। हमें हर एक शब्द को ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा क्ल्यू दे रहा है एग्जामिनर, ताकि हम उस प्रश्न को आसानी से समझ चुकें। फिर हमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, अदिति हैज़ बीन वर्किंग हीयर। अदिति हैज़ बीन वर्किंग, देखो हैज़ के साथ बीन लगा है, आईएनजी लगा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो आगे क्या लगना है? सिंस या फोर लगना है। तो इसमें देखो ये दोनों तो काट दो, इसमें एक में लगा हुआ है फोर, एक में लगा हुआ है सिंस। अब देखो 4 6 मंथ आएगा या सिंस 6 मंथ आएगा। हम जानते हैं कि सिंस तो कब आता है? फिक्स टाइम के लिए आता है, लेकिन जब अवधि की बात हो तब हम किसका यूज़ करते हैं? 4 का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 6 मंथ, जब अवधि की बात हो तो 4 लगाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, ही ऑलवेज हिज कीज। मैंने कहा था जब भी ऑलवेज आए और ऑलवेज के दोनों तरफ अगर रिक्त स्थान आ जाए तब आपको क्या करना है? तब आपको याद आएगा कि ऑलवेज वैसे तो सिंपल प्रेजेंट का है, एडवर्ब है, लेकिन जब ये ऑलवेज के दोनों तरफ खाली स्थान आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी एक तरफ तो इजारम आएगा, आगे आईएनजी आएगा। तो इसमें देख लो, वाज वाला काट दो, डज वाला काट दो, हैज लोजेज, ये तो हो ही नहीं सकते। देखो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, डज के साथ आईएनजी नहीं आता, वाज के साथ टू लॉज ये वाला आना सही नहीं था। तो इज लूजिंग, देखो ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। हमने ये नियम की बात की थी, प्रश्न भी आ चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखना, इफ़ दे द पिक्चर लोअर
पीपल वुड बी एबल टू सी इट। हमने इस नियम की बात की थी। इफ वाला वाक्य आगे क्या देखा, आगे देखो आप वुड दे रखा है, वुड है तो पहले कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। अगर यहाँ विल होता तो सिंपल प्रेजेंट आता। तो वुड है तो सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसमें देख लो सेकंड फॉर्म कौन सी, डोंट हैंग आएगा नहीं, वुड हैंग आएगा नहीं, हंग आएगा या हैंग आएगा। तो सेकंड फॉर्म होती है हंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। पहली होती है हैंग, हैंग हैंग, पहली ये है तो ऑप्शन नंबर सी तो पहली थी, हमें सेकंड लगानी थी तो हंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखना HUNG हंग सेकंड फॉर्म होती है। आगे चलते हैं। लेकिन आप तो याद रखना यहाँ वुड आ जाए तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगा देना, यहाँ विल आ जाए तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा देना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देखना, इफ़ यू ए स्केलेटन इन द कॉलर डू नॉट मेंशन इट टू एनीवन। अब देखना यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ नहीं आया, लेकिन आगे देखो डू नॉट मेंशन इट टू एनीवन। अब आप देखोगे नहीं तो यहाँ विल आया, नहीं यहाँ क्या आया, वुड आया। तब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएं या सेकंड फॉर्म लगाएं। तो देखो सेकंड फॉर्म वाला तो नियम फिक्स है, वुड आए तो सेकंड फॉर्म लगा देनी है। लेकिन जब प्रेजेंट की बात करेंगे, यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा, तब आगे क्या क्या आ सकता है। देखो एक तो विल आ सकता है, विल वाला पढ़ लिया। दूसरा यहाँ क्या आ सकता है, दूसरा है आगे कोई मॉडल आ सकता है, विल के अलावा भी कोई मॉडल आ सकता है, यानी विल जो पास्ट में यूज नहीं हो, विल आ सकता है, सेल आ सकता है, और भी कोई मॉडल आ सकता है। प्लस इसके अनुसार एक और आ सकता है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम जानते हैं आज्ञा देने वाला, चेतावनी वाला, निवेदन वाला वाक्य भी आ सकता है। देखो डू नॉट मेंशन इट टू एनीवन, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, मॉडल हो, विल हो, तब हम शुरू में किसका यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, देखो फाउंडेड आएगा नहीं, विल बी फाइंडिंग आएगा नहीं, विल फाइंड आएगा नहीं, फाइंड पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ़ यू फाइंड, ऑप्शन नंबर डी सही है, समझ चुके होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। रीता डिड नॉट सी मी वेव टू हर, सी इन द अदर डायरेक्शन। डिड नॉट के साथ प्रॉप की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है पहले तो आगे क्या आएगा, यानी पास्ट में कोई प्रतिक्रिया किसी समय पर जारी हो, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। देखो इज लुकिंग तो आना ही नहीं था, हैज़ बीन लुकिंग भी आना ही नहीं था, या तो वाज लुकिंग आना था या लुक्ड आना था। यहाँ पहले ही सिंपल पास्ट आ चुका है। तो हम बात करते हैं जब कोई कार्य चल रहा हो, सी इन द अदर डायरेक्शन, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस आना था, वाज लुकिंग। इधर सिंपल पास्ट था तो इधर वाज लुकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस ही आना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर। अब देखो द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड, अब देखो ये भी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वाक्य है, तो इधर पास्ट टेंस है तो आगे वाला भी हमेशा पास्ट में आएगा। सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर ही प्रेजेंट में आता है, वरना अगर इधर पास्ट है रिपोर्टेड स्पीच में तो आगे वाला टेंस भी किस में आएगा, पास्ट में ही आएगा। आस्क्ड दे रखा है तो देखो आस्क्ड अस वेयर, अब आगे वाला आने वाला वाक्य पास्ट में आना है। देखो आर वाला आएगा नहीं, ये दोनों तो कट गए, पास्ट में आना है। इसमें वर वी गोइंग है, इसमें वी वर गोइंग है, तो हमारा ये सही जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जब हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे तब कैसे बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वी वर गोइंग। ना ये नहीं होगा कि वर वी गोइंग, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ING आएगी, तो वेयर वी वर गोइंग, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी ये एक रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य था, पास्ट में थी तो आगे वाला भी हमें पास्ट में लगाना था, वर वी गोइंग या वी वर गोइंग में से चुनना था, तो वी वर गोइंग सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो व्हेन माई फ्रेंड केम टू कलेक्ट हर बुक्स आई वॉज ए लिटल एम्ब्रेस्ड एज आई ओनली वन आउट ऑफ 5 बुक्स दैट आई हैड बोरोड। सारे ही वाक्य पास्ट टेंस के अंदर ही आ रहे हैं, यानी जब दो घटनाएं हो और पहली घटना हमेशा पास्ट परफेक्ट में आती है। तो यहाँ देखो रीड आना नहीं है, विल हैव रीड ये भी नहीं आएगा, हैव ये तीनों तो प्रेजेंट के वाक्य थे, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर बता रहे हैं, हमें तो पास्ट लगाना था। तो पास्ट में तो एक ही वाक्य है हैड रीड, पास्ट परफेक्ट है। वैसे भी दो घटनाएं होती है, उसमें पहली घटना जो होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है। आगे चलते हैं, तीनों ऑप्शन तो पास्ट में थे ही नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखना, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन फॉर वार विक्टिम्स ऑफ फॉर यूक्रेन, यानी
युद्ध पीड़ितों के लिए जो विमान है वो कल दोपहर तक बाय टुमारो आफ्टरनून तक उड़ान भर चुका होगा। चुका होगा की बात है तो क्या आएगा, तो चुका होगा यानी फ्यूचर की बात है, और चुका होगा की बात है तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट की बात आनी है। तो टेक्स आएगा नहीं, विल टेक आएगा नहीं, विल बी टेकिंग आएगा नहीं, विल हैव टेकन। यानी दोपहर तक जो प्लेन है वो उड़ान भर चुका होगा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए। तो विल हैव टेकन आएगा, फ्यूचर परफेक्ट की बात थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखना, मीका इन राजस्थान। ये एक सामान्य से तथ्य है जो सिंपल प्रेजेंट में आएगा कि मीका कहाँ पाया जाता है। मीका यानी होता है अबरक, अबरक राजस्थान में पाया जाता है। तो मीका देखो, मीका फाउंड इन राजस्थान, फर्स्ट फॉर्म आ गई डायरेक्ट, इज फाउंडेड, इज फाउंड, ये कोई आना ही नहीं है क्योंकि इज के साथ देखो ING आते दोनों में ING नहीं थे, कट गया। फाउंडेड सेकंड फॉर्म की बात यहाँ पास्ट की है नहीं। अबरक राजस्थान में पाया जाता है यानी मीका फाउंड इन राजस्थान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मच सिंस दे वर हियर लास्ट। अब देखो इसमें ऑप्शन देखो, वाज हैपेंड, वाज के साथ हैपेंड कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, ING वाला आता। हैव के साथ हैपनिंग नहीं आएगा क्योंकि ING हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है। वुड के साथ हैपन भी यहाँ मॉडल वाला कोई बात नहीं है। यहाँ देखो मच क्या है, मच एक वचन में दिया हुआ है, मच है वो सिंगुलर को शो करता है तो मच के साथ हैज आ जाएगा, हैज के साथ हैपेंड थर्ड फॉर्म भी दी हुई है। तो मच हैज हैपेंड सिंस दे वर हियर लास्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। आज की क्लास में हमने पूरी थ्योरी के साथ 33 क्वेश्चनों की चर्चा की है जो पहले की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप है ना जब भी इन क्वेश्चनों को करो तो आप पहले इन ऑप्शनों को काट दिया करो, यानी हेल्पिंग वर्ब की कौन से के साथ कौन सी आ सकती है, ING किसके साथ लग सकती है, थर्ड फॉर्म किन के साथ आएगी, उनको काट दिया करो। एक दो ऑप्शन थे उनके अनुसार ही गलत आते हैं, जैसे वाज के साथ हैपेंड नहीं आता कभी भी, यानी ING आता है, तो ऐसे ऑप्शन तो काट दिया करो। फिर दो ऑप्शन बचते हैं, मुश्किल से कईयों में तो बचते ही नहीं, कईयों में दो ऑप्शन बचेंगे, उनको आप क्वेश्चन के अनुसार लगाया करो। उसमें भी कुछ तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाया करो, सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन वर्ब, बहुवचन है तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब लगाया करो। इतना काम कर लोगे तो टेंस का तो लगभग काम हो जाएगा। बाकी टेंस उतने हार्ड नहीं होते, आप इसको थोड़ा सा एग्जामिनर कोई ना कोई क्लू इसके अंदर ज़रूर देता है, तो आप उस क्लू को पहचान लेना, आपका टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास हमारी दो क्लास बची है, एक हम सीक्वेंस ऑफ टेंस की ओर लेकर आएंगे जिसमें आपके ये कुछ नियम वापस रिवाइज हो जाएंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस में, और थोड़ा सा टेंस का वापस रिवीजन भी हो जाएगा। और लास्ट क्लास हमारी रहेगी रिपोर्टेड स्पीच, यानी हमारी मुश्किल से अब दो क्लास बची है, ऑलमोस्ट आपकी इंग्लिश पूरी हो चुकी है। आज की क्लास टेंस की आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।